हम सभी को कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एचएसएससी ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए इंडिया जीके के शानदार क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और आज वाली क्लास के बाद पॉलिटी में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि पॉलिटी है वो आज की क्लास के बाद आपकी समाप्त हो जाएगी। जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं सभी टाइप्स के हमारे समाप्त हो जाएंगे। ओके जी, तो आज वाली क्लास में बड़े ही शानदार क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं जो आपके एचएसएससी ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा एचएसएससी का और भी एग्जाम्स दोगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जो लेवल, जो पैटर्न, जो टाइप है एचएसएससी रखती है वैसे ही क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। और जैसे लिखा भी है कि हमेशा पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न हम यहां पर करवा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता पड़ेगी और आराम से निकल जाएगा। है जी, देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि नगर निगम का काम कौन सा नहीं है। कार्य का मतलब है काम, तो नगर निगम का इनमें से कौन सा काम नहीं है ये अपने को बताना है। कानून और व्यवस्था, पार्किंग, स्वास्थ्य और सफाई, सार्वजनिक कार्य। देखिए पार्किंग है वो आप सभी को पता है जो नगर निगम है वो करता है। जो सफाई का काम है वो भी नगर निगम करता है। सार्वजनिक कार्य है वो भी नगर निगम के द्वारा किया जाता है, और स्वास्थ्य भी इसी के अंदर आ जाता है। लेकिन कानून और व्यवस्था है ये जो नगर निगम है उसके अंतर्गत नहीं आती, तो इसलिए ये काम है वो नहीं करेगा, क्योंकि कानून और व्यवस्था बनाए रखना हमारी पुलिस का काम होता है। ठीक है जी, पुलिस का काम है। और देखो नगर पालिका कौन कौन सी काम करती है, नगर निगम कौन कौन सी काम करती है। जैसे अस्पताल से संबंधित कार्य, यानी जैसे हमारा स्वास्थ्य वगैरह हो गया उसका। जलापूर्ति, यानी कि जल की कमी आ रही है, जल नहीं पीने का मिल रहा, तो जल की पूर्ति के लिए। जल निकासी, जल को निकालने के लिए बारिश के समय में बहुत ज्यादा पानी भर गया, उसको निकालने का जो प्रबंध किया जाता है वो इसके द्वारा किया जाता है। कोई भी सार्वजनिक कार्य होता है वो नगर निगम के द्वारा किया जाएगा। सफाई का काम, पार्क या पार्किंग का काम है वो किया जाएगा। क्षेत्र में होने वाले जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र है वो नगर निगम के द्वारा दिया जाता है। इन सभी को जारी करने की जो शक्ति है, इन सभी को काम करने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है, वो होती है भाई नगर निगम के पास। ठीक है, तो नगर निगम के कार्य आप सभी को पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है। अनुच्छेद नंबर 123 के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है भाई, भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास होती है, भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक है, और कमेंट करके सभी स्टूडेंट ये बताएंगे कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है जी, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। और इतना बता देता हूं, दूसरी महिला जो राष्ट्रपति बनी है वो है, पहली प्रतिभा सिंह पाटिल थी, दूसरी अभी वर्तमान में है वो है। इसके अलावा बात करें तो जो जनजाति में पहली है, ठीक है, आदिवासी महिला है, वो पहली महिला बनी है, ये भी आपको बता दिया है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसका आंसर करेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमादान कर सकता है। कि जो मृत्यु दंड है या जो फांसी की सजा भी दी गई है उसको समाधान किया जा सकता है, यानी कि उसको माफ किया जा सकता है, क्षमा किया जा सकता है। ये राष्ट्रपति जी को कौन से अनुच्छेद के तहत, और ये बता रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आपके एचएसएससी के एग्जाम्स में देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है जी, आप बता दीजिए आंसर सभी। तो कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 72 के तहत। अनुच्छेद नंबर 72 के तहत, इसके बारे में काफी डिटेल में मैं बार बार आपको बता चुका हूं। ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम बार एग्जाम्स में आया हुआ है, लेकिन जब भी आता है बहुत कम स्टूडेंट इसका आंसर कर पाते हैं। क्या है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन वर्ष 1870 में भारतीय लोक सेवा में पहले भारतीय सदस्य थे।
1870 तक आपको बताना है कि जो भारतीय लोक सेवा थी उसमें पहले भारतीय सदस्य कौन थे। आप सभी को पता है इसको यूपीएससी का नाम दे दिया गया है, यूपीएससी बन गई है। और ये जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था तब से ये चीज बनी है, तो 1950 में क्या बन गया है, इसका नाम यूपीएससी हो गया है। अब बता दीजिए, आप बताइए क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था। प्रथम वाला आप सभी को पता है अपने एचएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो प्रथम वाले सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं। तो 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसको दिया गया था। या आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई जो शिक्षा मंत्री है ना वो किसको बनाया गया था, ये अपने को बताना है। ठीक है, और ये 1947 से लेकर अगस्त 1947 से लेकर 1958 तक रहे थे ये। ठीक है जी, 1958 तक इनका कार्यकाल रहा था, 1958 तक। ओके जी, 1958 तक। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जी हो जाएंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे शिक्षा मंत्री रहे थे, शिक्षा से संबंधित सारे काम है इन्होंने संभाले थे। ठीक है, और शिक्षा की बात आई है तो वर्तमान में नए शिक्षा मंत्री बने हैं, उनका नाम आप सभी कमेंट करके बताओगे वर्तमान में शिक्षा मंत्री, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहा है, तो आप सभी कमेंट करके बताना है। ठीक है जी, और जिसने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है उसका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन वर्तमान में कौन बन गए हैं ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। बाकी करंट अफेयर वाली क्लास में मैं सारे के सारे करवा दूंगा। ठीक है, करंट अफेयर भी करवाया जाएगा। ओके, चलिए। भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन 1992 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 42, 46 बाकी आप बहुत सारे पढ़ते रहते हो, लेकिन ये वाला एग्जाम्स में आता है, तो आप सभी इसका आंसर करेंगे, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे इसका। बताइए बताइए भाई कि भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन 1992 निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाएगा, ये अपने को बताना है। 243 में इसको रखा गया था, 243P और 243F में, अनुच्छेद में। ठीक है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये नगर पालिकाओं से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा, नगर पालिकाओं से। और अनुच्छेद नंबर पूछे तो 243P और 243F इसमें रखा गया है। 74वां संविधान संशोधन बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। 74वां संविधान संशोधन 1992, डेट भी याद रखनी है, 1992 में हुआ था, नगर पालिकाओं से ये संबंधित हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है यहाँ पे कि संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए लगभग कितने समय तक बैठक की थी, ये अपने को बताना है। अब आप सभी बताएंगे कि संविधान सभा के लगभग 300 सदस्य, जो संविधान सभा थी उसमें लगभग 300 सदस्य थे, और भारतीय संविधान को लिखने के लिए लगभग कितना समय लगा उनको आपको बताना है। बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, लेकिन यहां पर एग्जैक्ट नहीं पूछा, आपसे पूछा है लगभग। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में लगभग क्या हो जाता है, 3 वर्ष। तो क्या हो जाएगा, 3 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, और जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बना दिया गया था, स्थायी सदस्य बना दिया था, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी, राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी। ठीक है जी, उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन के बाद ही 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बना दिया गया, स्थायी सदस्य बना दिया, स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ये अस्थायी, ये स्थायी। और इनको क्यों बनाया गया था भाई, उस समय सबसे बड़े यही थे, एज में बुजुर्ग थे, तो इसलिए इनको बना दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करें अंतिम बैठक, अंतिम बैठक कब हुई, अंतिम बैठक जो कौन से नंबर की बैठक थी, 12वीं।
ये भी पूछा जा सकता है। 12वीं नंबर की बैठक थी, ये हुई थी भाई आपकी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इसके अध्यक्ष थे, राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बना दिया गया था, राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था कि इनको राष्ट्रपति बनाएंगे। तो ये चीज हुई थी, ठीक है। तो ये डेट आपसे पूछता है। 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अंतिम बैठक या 12वीं बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बना दिया गया था, राष्ट्रपति। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। लगभग 300 सदस्य थे, 3 वर्ष का समय इसमें लगा था। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हो गया था और हमारा देश क्या बन गया था, गणतंत्र बन गया था। इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, इस संविधान को बनकर कब तैयार हुआ ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये तो लागू हुआ था, ठीक है जी, ये तो लागू हुआ था, लेकिन बनकर कब तैयार हुआ था। तो जो बनकर तैयार हुआ था वो हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को, यह हुआ था बनकर तैयार। तो इससे लेकर 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। ओके, चलिए आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, इस संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था। कि जो हमारी संविधान सभा थी उसको अस्थायी संसद के रूप में, ठीक है। अस्थायी क्यों, क्योंकि भाई इलेक्शन तो हुआ नहीं था, बाद में इलेक्शन हुआ था 51-52 में, लेकिन उससे पहले कि भाई जो संविधान सभा थी उसी को क्या बना दिया गया, संसद का रूप दे दिया गया कि जो बाकी लोग हैं वो काम करेंगे। तो अब आपको ये बताना है कि किस वर्ष में ये चीज की गई थी, कौन से वर्ष में की गई थी। तो भाई जब संविधान लागू होगा तभी करेंगे। तो 1950 में संविधान लागू हुआ तो 1950 में ही होगा। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। 545 कर दी गई थी। कौन से संविधान संशोधन के तहत ये आपको बताना है, ठीक है जी। कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था। पहले जो लोकसभा की सीटें थी वो कितनी थी, 525, फिर इनको क्या कर दिया गया, 545 कर दिया गया। 1973 में यह हुआ था, 1973 में। और संविधान संशोधन कौन सा था, 31वें संविधान संशोधन 1973 के तहत यह किया गया था। और इसके अलावा एक बदलाव और किया गया था कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी जो लोकसभा की सीटें थी उनको 25 से घटाकर क्या कर दिया गया था, 20 कर दिया गया था। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। 525 से बढ़कर 545 कब हुई थी, 1973 में 31वें संविधान संशोधन के तहत। आगे बढ़ते अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है। यह क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था पिछली क्लास में ही और आंसर कर दोगे आप। इसके लिए मैंने एक चीज भी आपको बताई थी याद करने का तरीका, तो जो डेली क्लास लेता है वो स्टूडेंट इसका आंसर कर देगा। सबसे आसान है, ठीक है। विधानसभा में सबसे अधिक संख्या किसकी है ये अपने को बताना है, बता दोगे आराम से। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को नोट कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग था जिसने 1882 में नियुक्त किया गया था, ये अपने को बताना है, बताइए। तो ये किसने नियुक्त किया था, ये उस समय रिप्पन है, वो था यहाँ का गवर्नर जनरल रिप्पन। और इसने किया था भाई हंटर आयोग। कौन सा आयोग, हंटर आयोग। ओके जी, हंटर आयोग। और हंटर आयोग क्यों बोला गया, क्योंकि जो इसका अध्यक्ष था वो हंटर था, उसका नाम क्या था, हंटर, तो इसलिए इसको हंटर आयोग बोला गया। और जो हमारे भारत में शिक्षा नीति आई थी उससे संबंधित है ये। तो शिक्षा आयोग 1882 में हुआ था, हंटर आयोग। तो याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और किसके काल में आया था, ये रिप्पन के काल में आया था। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद
कौन सा यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, समझिए, फिर आप आंसर कीजिए, फिर ही आपको आंसर करना है। ठीक है, क्या है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में, राज्य है वो भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? बताइए क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये अपने को बताना है। कौन से अनुच्छेद के तहत ये है, कौन से अनुच्छेद के तहत है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर यहां पर 44। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 44। ठीक है जी, अनुच्छेद नंबर 44 आप सभी को पता है 12 से 35, 36 से 52। ठीक है जी, 36 से 51 है ना, तो इसके बीच में आता है। इसमें क्या है? मौलिक अधिकार है, और इसमें क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो ये हो गया, इसमें है। ठीक है जी, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। ये भाग 3 में है, ये भाग 4 में है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, और अनुच्छेद पूछे तो 51A हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? कौन है जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? आप सभी को पता है राष्ट्रीय आपदाएं हैं वो आती रहती है। अभी वर्तमान में भी हमारे देश में काफी जगह पे राष्ट्रीय आपदाएं आई हुई हैं। ठीक है जी, आपदा है वो आती रहती है। तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन हो जाएगा भाई? प्रधानमंत्री हो जाएगा। वर्ष खालिस्तान में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट आज से पढ़ के आंसर करेंगे कि कौन से वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा था। अब तिरंगा झंडा नाम आ गया तो इसका मतलब उस समय भी 3 रंग थे। ठीक है जी, उस समय भी 3 रंग थे। ऊपर क्या था? केसरिया, नीचे था सफेद और बीच में था सफेद और नीचे था हरा। है जी, क्या हो जाएगा? केसरिया सबसे ऊपर था, उसके बाद सफेद था और नीचे था भाई हरा। जो सफेद वाला था इसमें बीच में क्या था? चरखा था। ठीक है, क्या था? चरखा, गांधी जी वाला चरखा था। इसके बीच में चरखा वाला जो चिन्ह है ना, जो साइन है, वो यहां पर था, चरखा। ये कौन से सन में था? ये था भाई 1931 में। कौन से सन में था? 1931 में था। ठीक है, 1931 में ये चरखा आ गया था, लेकिन उसके बाद ये चरखा चलता रहा। लेकिन जिस समय कल वाली क्लास में मैंने आपको समझाया था भारतीय तिरंगे झंडे को कब अपनाया गया, HSSC द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था। तो 22 जुलाई 1947 को हमारे तिरंगे झंडे को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को हमारे तिरंगे झंडे को अपनाया गया था। लेकिन उस समय इस चरखे के स्थान पर क्या आ गया था? बीच में जो आपको पता होगा अशोक चक्र आ गया था, जिसको क्या बोला जाता है? अशोक चक्र बोला जाता है। क्या आ गया था? अशोक चक्र। और ये किस रंग का है? ये नीले रंग का है, नीला रंग का है। इसके अंदर कितनी तिलियां हैं? अगर इस प्रकार से तिलियां लिखी हुई हैं, बनी हुई हैं, ठीक है जी, वो है इसमें 24 तिलियां। कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां हो जाएंगी इसमें। ओके जी, कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां थी। ये कहां से लिया गया था? अशोक के सारनाथ से लिया गया था। एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन से सारे के सारे अशोक के सारनाथ से ये लिया गया था। ठीक है, और ये जो 24 तिलियां हैं ये किसका काम करती हैं? ये हमें बताने का काम करती हैं कि हमारा देश है वो 24 घंटे दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करता है, यानी आगे बढ़ने के बारे में। ठीक है जी, प्रगति करने के बारे में उसका ये प्रतीक है। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो जो चरखा था वो 1931 में आया था, और फिर हमारा तिरंगा झंडे में रंग तो ये तीनों के तीनों रहे, लेकिन इस चरखे के स्थान पर क्या आ गया? अशोक के सारनाथ स्तंभ आ गया था।
ठीक है जी, सारनाथ स्तंभ से अशोक चक्र आ गया था, जिसमें 24 तिलिया नीले रंग का है और 22 जुलाई 1947 को इसको अपना लिया गया था। ये एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। इसके अलावा इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 3 अनुपात में, और चौड़ाई है वो 2 अनुपात में है। ये भी आपसे एग्जाम्स में एचएसएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। अब जब भी आपसे ये पूछे भारतीय संविधान में, तो इसका मतलब है कि वर्तमान की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, वर्तमान की बात कर रहा है। लेकिन ऐसे लिख दे कि मूल संविधान में, तो इसका मतलब हमारा जब संविधान बना था उस समय की ये बात कर रहा है। तो जब भी भारतीय संविधान की बात करेगा वर्तमान की, मूल संविधान की बात करेगा जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ उस समय की। तो सॉरी, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं और कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो मूल अधिकार कितने हैं भाई, मूल अधिकार का मतलब है मौलिक अधिकार, मूल अधिकार का मतलब मौलिक अधिकार। तो ये कितने हैं, 6 हैं, और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 हैं। तो ये हो जाएगा 6 और 11। लेकिन अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने थे, तो मूल संविधान में भाई 7 थे मौलिक अधिकार, और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 0 थे, मतलब एक भी नहीं था। इनको बाद में जोड़ा गया, बहुत बार इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, तो ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको जोड़ा गया। जब जोड़े गए तब 10 थे, ठीक है, जोड़े गए तब 10 थे, उसके बाद में 11 हो गया। और 11 कौन सा था, बच्चों की शिक्षा वाला अधिकार, जो 21A में है। ठीक है जी, 21A में है जो बच्चों की शिक्षा का, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का। ओके जी, ये हो गया। इसके अलावा 7 से 6 कौन सा हो गया भाई, पहले 7 थे, 6 कैसा कौन सा हो गया, जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार, जिसको मूल अधिकार से या मौलिक अधिकार से क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये अपने को ध्यान रख लेना है। ओके जी, बस आगे बढ़ते अगला है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्कर है। इस चक्कर में कितनी तिलियां हैं, तो ये तो अभी हमने पढ़ा था, कितनी तिलियां हैं भाई, 24 तिलियां हैं। रंग भी याद रख लेना, किस रंग का है, नीले रंग का है भाई। ठीक है जी, किस रंग का है, नीले रंग का। जो चक्कर है उसको क्या बोला जाता है, अशोक चक्कर बोला जाता है। कहां से लिया गया है, अशोक के सारनाथ से लिया गया है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इस संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है, यह अपने को बताना है। देखिए इसमें क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द लिखा गया है जो भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है। तो वो लिखा गया है भाई संप्रभुता। क्या लिखा गया है, संप्रभुता। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, संप्रभुता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, भारत एक कैसा देश है, लोकतांत्रिक देश है। तो हमारा संविधान कैसा है, लोकतांत्रिक है। ठीक है जी, लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई जो सरकार होती है उसको लोकतांत्रिक बोला जाता है। ठीक है, तो हमारा देश लोकतांत्रिक हो जाएगा। और हमारा संविधान लागू हो गया था, तो हमारा देश गणतंत्र भी है, ये आप सभी को पता होगा। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। बस इतने ही क्वेश्चन है जो पॉलिटी से आते हैं। तो जो स्टूडेंट भाई नए आए हैं, जिन्होंने पिछले वाली क्लासेस नहीं देखी, तो पिछले वाली पॉलिटी की क्लास जरूर देख लेना। इंडिया जीके वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर आप देखोगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। तो पॉलिटी से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। 99% क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। जो कोई 1% क्वेश्चंस बच गया होगा, वो जिस प्रकार से हमारे मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट आते हैं, उनमें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा आपके एग्जाम्स में एचएसएससी में यहां से नहीं पूछ रहा होता। तो पॉलिटी हमारी समाप्त हो चुकी है। ठीक है जी, तो अब हम क्या है कि हिस्ट्री, हमने हिस्ट्री भी पढ़ी थी 1-2 क्लासेस, अब हिस्ट्री को कंटिन्यू करके उसको समाप्त करेंगे। उसके बाद आपकी ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी का भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है पड़ोसी देश, वो हम पढ़ चुके हैं। जिसने अभी तक नहीं पढ़ा पड़ोसी देश, वो वाला पढ़ लेना। जो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है इंडिया जीके वाली, उसमें वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। ओके जी, उम्मीद करता हूं क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, शानदार लगे होंगे। तो कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम सभी को।